बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम माइनर हीमोग्लोबिन जो है इनको डिटेल के साथ देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक अडल्ट पर्सन में हीमोग्लोबिन जो है वो किस तरह जो है वो होती है। सबसे पहले हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है ना, ए अडल्ट हीमोग्लोबिन, ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज में होगी और ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ जो है वो पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो माइनर हीमोग्लोबिन होती है ना, उसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन ए हमारे पास हीमोग्लोबिन A2 आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास A1 होगी। ये हमारे पास हीमोग्लोबिन A2। इसके बाद हमारे पास फीटल हीमोग्लोबिन, जिसको जो है हम डिटेल के साथ देखेंगे। और देन कुछ अमाउंट में हमारे पास हीमोग्लोबिन A1C भी होती है। ठीक है, तो ये इन सब में एक चीज़ कॉमन है। अगर मैं इनकी चेन कंपोजिशन की बात करूँ ना, तो इन सब में अल्फा चेन तो सभी में होगी। टेट्रामर है ना, तो अल्फा 2 सभी में होगी। ठीक है, अल्फा 2 और अल्फा 2, इन सब में अल्फा चेन सभी में होगी। दो दो अल्फा चेन सभी में होगी। जो डिफर करेगा वो हमारे पास जो दूसरी चेन है, पहले अडल्ट हीमोग्लोबिन में जो हमने पिछले लेक्चर में देखी, वो वहां पर थी बीटा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा अल्फा 2 बीटा 2। और ये जो दूसरी है ना A2, यहाँ पर हमारे पास आ जाती है डेल्टा। ठीक है, अल्फा 2 डेल्टा 2। और फीटल में हमारे पास आ जाती है गैमा चेन। ठीक है, बीटा की जगह। और A1C में हमारे पास होती बीटा ही है, लेकिन कुछ अमाउंट में हमारे पास यहाँ पर ग्लूकोज आ जाता है। ठीक है, ग्लूकोज इसके साथ अटैच हो जाता है। अब इनकी परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ, नॉर्मल अडल्ट मैन में इसकी जो है वो कितनी परसेंटेज होती है, तो ये सबसे ज़्यादा हमारे पास ये होती है जो कि 90% तक होती है। ठीक है, कुछ अमाउंट में हमारे पास ये भी होती है जो कि हमारे पास 2 to 3% होती है। ठीक है, 2 to 3%। और फीटल हीमोग्लोबिन भी जो है हमारे पास कुछ अमाउंट में होती है जो कि <2% होती है। और जो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लिनिकली ना इसकी जो है हम देखेंगे आगे कि ये हमारे पास 4 to 6% होती है नॉर्मल। तो माइनर हीमोग्लोबिन में हमारे पास ये तीन जो है ना आ जाती हैं। ठीक है, तो ये वाली तीन माइनर हीमोग्लोबिन में आ जाती हैं जो कि नॉर्मल प्रेजेंट होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे जो है ना इंपॉर्टेंट, हमारे पास ये फीटल हीमोग्लोबिन है। इसको हम जो है वो देखते हैं कि किस तरह जो है ना इसके जो है वो फंक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं फीटल हीमोग्लोबिन। तो मैंने बताया कि इसमें हमारे पास अल्फा 2 होती है और गैमा 2 जो है ना वो इसमें चेंज होती है। गैमा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अगर मैं बात करूं तो इसकी सिंथेसिस कब स्टार्ट होगी, तो ये हमारे पास 5th वीक में जो है ना स्टार्ट होती है। इसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ना हमारे पास 5th वीक में स्टार्ट होती है। जबकि हमारे पास 5th वीक, जबकि ब्लड की फॉर्मेशन तो इससे पहले हमारे पास योग सैक में स्टार्ट हो जाती होती है। ठीक है, तो जब योग सैक में सिंथेसिस स्टार्ट होती है, तो तब हमारे पास ये फीटल हीमोग्लोबिन नहीं होती बल्कि एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन होती है। तो जो सबसे पहले जो जिसकी फॉर हीमोग्लोबिन बनती है वो हमारे पास एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन होती है, जो कि फीटल हीमोग्लोबिन से भी पहले बनती है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन, या जिसे हम गोवर्स हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके हमारे पास क्या कंपोजिशन है, तो उसके भी हमने याद रखना है कि उसमें हमारे पास होगी 4 चेन, लेकिन उसमें 2 जीटा चेन होगी। ठीक है, जो कि हमारे पास अल्फा की तरह जो है वो अल्फा लाइक होंगी। ठीक है, और 2 उसमें जो है ना हमारे पास एप्सिलॉन चेन होंगी। ठीक है, जो कि बीटा लाइक जो है वो बिहेव करेंगी। तो ये हमारे पास सबसे पहले ये एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन स्टार्ट होगी और 5th वीक में जाकर इसकी सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और हमारे पास फीटल हीमोग्लोबिन जो है वो उसकी सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट होगी। और देन हमारे पास 8th मंथ में जाकर हमारे पास ये अडल्ट हीमोग्लोबिन इसकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है। तो अब हम देखते हैं कि ये फीटल हीमोग्लोबिन किस तरह जो है ना अपना रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर हमने ना 2,3-BPG की बाइंडिंग जो है ना इसको देखना है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हमारे पास जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन थी उसमें हमारे पास 2 यानी कि डाइमर थे ना, अल्फा 1 बीटा 1, और ये एक डाइमर था। और ये दूसरा डाइमर अल्फा 2 बीटा 2, ये दूसरा डाइमर था। तो मैंने वहाँ पर बताया था कि जो हमारे पास बीटा चेन होती है ना, बीटा चेन में हमारे पास कुछ अमाइनो एसिड होते हैं पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होने की वजह से जो है ना ये बीटा चेन जो कि अडल्ट हीमोग्लोबिन थी। ठीक है, वहां पर ये बीटा चेन जो थी ना, जो नेगेटिवली चार्ज जो कि हमारे पास 2,3-BPG, जो कि एक नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड है। ठीक है, फॉस्फेट होने की वजह से नेगेटिवली चार्ज था। तो जो बीटा चेन थी ना, वो दोनों के दरमियान इंट्रैक्शन होती थी और हमारे पास ये दोनों चेन जो थी हमारे पास टाइट फॉर्म में चले जाती थी। ठीक है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन की अफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती थी और हीमोग्लोबिन की जो है ना ऑक्सीजन अफिनिटी डिक्रीज हो जाती थी और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बीटा चेन नहीं है, यहाँ पर हमारे पास अल्फा और गैमा, ठीक है, गैमा चेन है, अल्फा और गैमा। ठीक है, तो ये जो गैमा चेन है ना हमारे पास यहाँ पर, इसमें हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड नहीं है।
ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड नहीं है, तो इसका मतलब ये कि 2,3 BPG यहाँ पर उसकी इंटरेक्शन यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी इंटरेक्शन वीक हो जाएगी। अगर अब 2,3 BPG जो था, मैंने बताया ना कि अगर ये होगा तो टी फॉर्म आ जाएगी और अफिनिटी डिक्रीज कर जाएगी। यहाँ पर अब इसकी अफिनिटी डिक्रीज कर गई है, जबकि अब ऑक्सीजन जो है ना वो इजीली यहाँ पर ऐड होगी, ठीक है। ऑक्सीजन और अल्टीमेटली क्या हमारे पास आएगा कि ऑक्सीजन अफिनिटी जो है ना वो हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन अफिनिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी अल्टीमेटली, ठीक है। तो इसका क्या फ़ायदा है? तो हमें पता है कि जो फीटस होता है उसने अपने मैटरनल ब्लड में से ऑक्सीजन को स्नैच करना होता है। तो यहाँ पर 2,3 BPG से अफिनिटी डिक्रीज होकर ऑक्सीजन के साथ अफिनिटी इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से मैटरनल ब्लड में से ऑक्सीजन को वो पकड़ना जो है आसान हो जाएगा रिलेटिवली, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये जो गैमा चेन है इसकी वजह से हमारे पास 2,3 BPG के साथ तो अफिनिटी डिक्रीज करेगी, लेकिन ऑक्सीजन के साथ अफिनिटी इंक्रीज करेगी और मैटरनल ब्लड में से ऑक्सीजन को पकड़ना जो है ना वो आसान हो जाएगा रिलेटिवली, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास फीटल हीमोग्लोबिन। अब दूसरी जो हीमोग्लोबिन की टाइप है यहाँ पर हमने जो देखी है वो हमारे पास A2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनर में आ जाती है, ठीक है। और ये हमारे पास नॉर्मल इसकी जो है वो 2% तक ही होती है, ठीक है। और इसकी कंपोजिशन आपने याद रखनी है कि इसमें हमारे पास A2 में कौन से थे, हमारे पास अल्फा 2 और डेल्टा 2 चेन्स है, ठीक है। और ये 2% तक ही जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट होती है। और तीसरी जो हीमोग्लोबिन हमने माइनर में डिस्कस करनी है वो है हीमोग्लोबिन A1C, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास यहाँ पर ना बीटा चेन के साथ एक्चुअली ना यहाँ पर हमारे पास जो अडल्ट हीमोग्लोबिन थी उसमें हमारे पास ना ग्लाइकेशन हो जाती है, यानी कि शुगर मोलिक्यूल्स होते हैं ना वो ऐड हो जाते हैं उसमें। यानी कि हमारे पास ये अगर मैं ये ब्लड वेसल है, ठीक है। तो ब्लड वेसल में नॉर्मली हमारे पास ग्लूकोज भी है, वो भी प्लाज्मा में डिसोल्व होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आरबीसी ड्रा करूँ तो आरबीसी में हमारे पास हीमोग्लोबिन भी होगी, ठीक है। तो कुछ ग्लूकोज जो होता है ना वो नॉन एंजाइमेटिकली ना हमारे पास बीटा चेन के साथ, यानी कि बीटा चेन के साथ नॉन एंजाइमेटिकली जो है ना वो ऐड हो जाता है बीटा चेन के साथ, ठीक है। तो इसको हम क्या देते हैं ग्लाइकेशन, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है, यानी कि क्यों हम इसको देखते हैं, क्योंकि नॉर्मल हमारे पास प्लाज्मा में ग्लूकोज की वैल्यू जो है ना वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और हमारे पास इसको जो है ना ये हमने पढ़ा था कि ये कितने परसेंट है, ये 4 to 6% होनी चाहिए आम पर्सन में। लेकिन हमें पता है कि जो पेशेंट डायबिटीज के होते हैं, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस में, तो डायबिटीज मेलाइटिस में हमें पता है कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है, और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से उसकी बाइंडिंग भी इंक्रीज कर जाती है, जो कि हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड रहेगा। और हमें पता है कि ये नॉर्मल लाइफ इसकी 120 डे है, तो 128 डे तक हमारे पास अगर ग्लूकोज हमारे पास इंक्रीज किया था डायबिटीज के पेशेंट में, तो जब इंक्रीज होगा तो इसमें हमारे पास एक दफ़ा ऐड होगी तो ये दोबारा रिमूव नहीं होगी। तो हमारे पास इसकी जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है ना इसकी वैल्यू हमारे पास इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि 10% तक या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो ज़्यादा केस में हमें ये एक अगर हम पेशेंट का चेक करेंगे, ठीक है, तो उसमें हमारे पास अगर ये ज़्यादा होगी तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि इस पेशेंट को जो है ना वो डायबिटीज़ है। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट में आ जाता है, क्योंकि आरबीसी की लाइफ स्पैन जो है 128 डेट तक हम देख सकते हैं कि पेशेंट में ग्लूकोज लेवल की क्या एवरेज वैल्यू रही है, ठीक है। तो बात होता है ना कि पेशेंट की वो डिक्रीज भी कर जाती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज कर जाता है, कभी इंक्रीज कर जाता है। तो इस तरह हम 120 डेज के अंदर हम एवरेज देख लेंगे कि पेशेंट को जो है वो डायबिटीज है या नहीं। अगर इंक्रीज किया होगा इसकी वैल्यू तो हमें कंफर्मेटरी टेस्ट पता चल जाएगा कि पेशेंट को डायबिटीज जो है ना वो है, ठीक है। अब ना हम इनकी ग्लोबिन जीन ऑर्गेनाइजेशन इसको देखते हैं। यानी कि हमारे पास एक्चुअली में ना अल्फा पेप्टाइड की जो है ना अल्फा चेन की सिंथेसिस के लिए हमारे पास होता है अल्फा जीन फैमिली, ठीक है। और बीटा चेन की सिंथेसिस के लिए होता है बीटा जीन फैमिली, ठीक है। सबसे पहले याद रखना है कि हमारे पास जो अल्फा जीन फैमिली है ना इसकी सिंथेसिस जो है ना जीन्स कहाँ पर होंगे, वो हमारे पास होंगे क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर, ठीक है। 16 क्रोमोसोम नंबर के ऊपर होंगे, ठीक है। और बीटा को ऐसे करेंगे बीटा 11, ठीक है, बीटा 11
बीटा जो उसके क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर जीन्स होंगे, ठीक है। तो ये अगर मैं यहाँ पर सेल में से, ये हमारे पास फर्ज करें सेल है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये सारी सेंसेस जो है ना वो हमारे पास एरिथ्रोब्लास्ट में जो है ना वो वहाँ पर, यानी कि न्यूक्लियस होता है ना एरिथ्रोब्लास्ट में, तो वहाँ पर ये जो है ना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास, अगर मैं 2 क्रोमोसोम ही ड्रा करता हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 16 है, ठीक है, और दूसरे क्रोमोसोम को मैं इससे ज़ाहिर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 11 और ये 16, ठीक है। और यहाँ पर इसके जीन्स को अगर मैं निकाल के, यहाँ पर इसके जीन्स होंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अल्फ़ा के जीन्स यहाँ पर ड्रा करता हूँ इस तरह निकाल के, ठीक है, ये हमारे पास ये जीन्स आ गए, ठीक है, डीएनए। और 11 क्रोमोसोम नंबर के यहाँ पर मैं अगर इसे ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। तो हम देखते हैं बारी बारी किस तरह जो है ना वो चारों किस्म की हीमोग्लोबिन जो है इसकी किस तरह सेंथिसिस होती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेंथिसिस स्टार्ट होती है एम्ब्रियो में, यॉर्क सैक के अंदर हमने देखा ना गोबर्स हीमोग्लोबिन बनती है, तो उसकी किस तरह होगी। तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि जो हमारे पास वहाँ पर जीटा चेन होती है वो अल्फा की तरह होगी। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि ये हमारे पास है अल्फा जीन फैमिली है, ठीक है, अल्फा जीन फैमिली, जो कि हमारे पास ये एक्चुअली में क्रोमोसोम नंबर 16 है, उसके मैंने जीन्स को ज़ाहिर किया। और ये हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 11 और हमारे पास कौन से बीटा जीन फैमिली, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास गोवर्स हीमोग्लोबिन बनती है, तो उसके लिए हमारे पास जो जीन यहाँ पर एक्टिवेट होगा, फर्ज करें ये हमारे पास ये पोर्शन एक्टिवेट होगा इसका, तो यहाँ पर हमारे पास ये जीन जो है वो इससे आगे क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए देन पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा आगे उसकी ट्रांसलेशन से, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ पर चेन बनेगी ये हमारे पास है जीटा जीन, तो यहाँ पर हमारे पास जीटा चेन बनेगी, ठीक है, अल्टीमेटली, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास एप्सिलॉन जीन जो है ना वो एक्टिवेट होंगे अर्ली डेवलपमेंट में, क्योंकि ये मैंने बताया था कि जो एप्सिलॉन होते हैं वो बीटा की तरह एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एप्सिलॉन चेन आएगी, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या बनेगा, अर्ली यानी कि एम्ब्रियो की एम्ब्रियोनिक सैक में ना हमारे पास ये, तो ये कौन सी हीमोग्लोबिन बन गई, ये हमारे पास बन गई गोवर हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो सबसे पहले ये बनती है जो कि हमारे पास पहले यानी कि 5 महीनों में यानी कि ये बनेंगे, उसके बाद ये जीन जो है ना वो ऑफ हो जाएंगे, इनकी जो है ना वो ऑफ हो जाएंगे और नेक्स्ट जीन आगे जो है ना वो एक्टिवेट होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जीन हमारे पास जो एक्टिवेट होंगे यहाँ पर जो अल्फा चेन सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। तो ये एक हमारे पास अल्फा 2 चेन जो है ना उसको बनाएगा और एक अल्फा 1 चेन बनेगी, यानी कि एक से 2 अल्फा चेन होती है ना, तो एक अल्फा चेन इससे आएगी और एक अल्फा चेन इससे आएगी। और नीचे हमारे पास इसके बाद हमारे पास फीटल हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होगी, जिसमें हमारे पास कौन से जीन एक्टिवेट होंगे, जो कि हमारे पास गैमा चेन को सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा फिर हमारे पास इसके जो है वो ट्रांसलेशन होगी इस जीन की, तो जो हमारे पास चेन बनेगी वो अल्फा चेन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कौन सी चेन आएगी, गैमा, ठीक है। तो अल्फा 2 और गैमा 2 के मिलाने से यानी कि एक चेन यहाँ से भी आएगी अल्फा की, ठीक है। तो ये 2 अल्फा चेन और 2 गैमा चेन मिलके कौन सी हमारे पास हीमोग्लोबिन बनेगी, ये हमारे पास आगे फीटल हीमोग्लोबिन बन जाएगी, ठीक है। तो ये फीटल हीमोग्लोबिन बन गई। देन फीटल हीमोग्लोबिन के बाद अगेन जो है ना हमारे पास जीन्स एक्टिवेट होंगे जो कि हमारे पास अडल्ट हीमोग्लोबिन बनाएंगे, ठीक है। तो अल्फा वाले जीन तो वही रहेंगे यानी ठीक है। तो गैमा के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ हमारे पास डेल्टा जीन एक्टिवेट होंगे और कुछ हमारे पास बीटा जीन जो है वो एक्टिवेट होंगे, जो कि अल्टीमेटली हमारे पास अडल्ट हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो इस जीन की एक्सप्रेशन से कौन सी चेन बनेगी, डेल्टा चेन बनेगी, ठीक है। अगेन यहाँ पर हमारे पास एक अल्फा इधर से और एक अल्फा चेन इधर से आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फा 2 और ये डेल्टा 2 दोनों मिलके कौन सी बन गई हमारे पास माइनर अडल्ट हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो कि हमारे पास हीमोग्लोबिन A2 माइनर अडल्ट हीमोग्लोबिन बन गई। देन अगेन यहाँ पर ये जीन जब एक्सप्रेस होगा तो कौन सी चेन हमारे पास बनेगी, बीटा चेन, ठीक है। और अगेन यहाँ से ऊपर से हमारे पास अल्फा चेन आएंगी, एक इधर से अल्फा चेन आई, एक इस जीन से आई, तो ये अल्फा 2 बीटा 2 ये हमारे पास कौन सी बन गई, अडल्ट हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये हमारे पास अडल्ट हीमोग्लोबिन बन गई, ठीक है, जो सबसे मेजर। तो मेजर इसमें आपने बस ये याद रखना है कि अल्फा जीन जो है वो 16 क्रोमोसोम के ऊपर है, ठीक है, और बीटा 11, तो ये आपने इस तरह याद रखना, बीटा 11
ये इसके ऊपर। तो इनको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने आगे हीमोग्लोबिनोपैथीज जो है ना उसको डिटेल के साथ देखना है, तो उसको समझने के लिए हमें जो है ना ये इसका पता होना चाहिए कौन से जीन किससे बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हीमोग्लोबिनोपैथीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।